जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। ठीक है। सबसे पहले V4VP चैनल में आप लोगों का स्वागत है, जितने भी मेंबर यहाँ से पढ़ रहे हैं और जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जो है वो परमार वंश पढ़ रहे थे, परमार डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे। परमार डायनेस्टी के बारे में जो हम पढ़ रहे थे वो आपका पृथ्वीपति शाह तक जो है हमने वो पढ़ लिया है। ठीक है। पृथ्वीपति शाह के बारे में हमने बहुत कुछ बातें जानी है। दोस्त एक चीज याद रखना, जो भी छात्र छात्रा यहाँ पे बोरियत हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री जो है वो बोरियत सब्जेक्ट है। हिस्ट्री हर किसी को बोरियत लगता है, पर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तब बोलते हैं पेपर में कि ये क्वेश्चन कहां से आया, ये क्वेश्चन कहां से आया। ठीक है। ऐसा नहीं है, हर चीज का एक मैनेजमेंट होता है। चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर आपके नृत्य वगैरह कुछ भी हो, आपके हर जगह से जो है क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ो। ठीक है। अच्छे से मेहनत करेंगे, एक लगन से मेहनत करेंगे तो आप जरूर जो है वो सफलता पाएंगे। ऐसा नहीं है। ठीक है। चलो, हम पढ़ रहे थे यहाँ पे पृथ्वीपति शाह के बारे में, यानी कि पृथ्वीपति शाह के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, थोड़ा बहुत जान लेंगे इसके बारे में। ठीक है। पृथ्वीपति शाह। ठीक है। राज्याभिषेक कब हुआ था पृथ्वीपति शाह का? सबसे पहले जो है मैंने आप लोगों को राज्याभिषेक बताया था, 1640 के आसपास में इसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। अब जानने की कोशिश करो जो पढ़ा रखा। 1640 में क्या हुआ था इसका, यानी कि राज्याभिषेक। ठीक है दोस्त, 1640 में। इसकी संरक्षिका कौन थी? संरक्षिका। संरक्षिका क्यों थी? संरक्षिका क्यों रखी जाती है? इसलिए रखी जाती है संरक्षिका क्योंकि जब कोई व्यक्ति जो है वो अल्पवायु उम्र में है। अल्पवायु का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? यानी कि आप बोलेंगे कि जो जिसकी उम्र जो है वो 5-6 साल या 10 साल रही होगी, तो ये इसकी उम्र कितनी थी? 7 ईयर बताया था मैंने, बताया नहीं बताया आप लोगों को? बिल्कुल सर बताया था। तो इसलिए इसकी संरक्षिका, ये जब गद्दी पर बैठेगा तो इसका बच्चा उतना नहीं होगा, तो संरक्षिका रखी जाती है। ठीक है। संरक्षिका कौन थी इसकी? बोलेंगे रानी कर्णवती। रानी कर्णवती। ठीक है। रानी कर्णवती जो है वो इसकी संरक्षिका रखी गई थी। ठीक है। रानी कर्णवती इसकी संरक्षिका थी और किसकी वाइफ थी? यानी कि महीपति शाह की क्या थी? यहां पे लिख दो। रानी कर्णवती जो है वो आपका महीपति शाह की क्या थी? वाइफ हुआ करती, यानी कि उनकी पत्नी हुआ करते थे। ठीक है। रानी कर्णवती। रानी कर्णवती को जो है वो नाकटी रानी की उपाधि किसने दी थी? मुझे जरा वो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है। रानी कर्णवती को जो है, यानी कि रानी कर्णवती को जो है वो नाकटी रानी, किसने बोला है? नाकटी रानी की उपाधि किसने दी थी ये? ठीक है। वो चीज जो है कमेंट बॉक्स में बता देना, जो छात्र पढ़ रहे होंगे उनको बेसिकली पता होगा। ठीक है। रानीगढ़। इसकी दूसरी जो आपके कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी, वो आपकी राजगढ़ थी। राजगढ़। और इस पे गद्दी पे कौन बैठाते थे? यहाँ पे बोलेंगे सर जी यहाँ पे गद्दी पे बैठाते आपका दिलीप चंद। दिलीप चंद। ठीक है। दिलीप शाह, सॉरी चंद बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, चंद नहीं, चंद शाह सब नहीं, दिलीप शाह। ठीक है दोस्त। दिलीप शाह को जो है यहाँ पे गद्दी पर बैठा दिया था। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि 1655 के आसपास में खली खुला खां के नेतृत्व में जो है शाहजहां ने, यहाँ पे लिखेंगे खली खुला खां के नेतृत्व में किसने किया? यानी कि मुगल शासक कौन था उसमें? शाहजहां। ठीक है। शाहजहां ने 1655 के आसपास में आपका खली खुला खां के नेतृत्व में क्या कर दिया? खां के नेतृत्व में। ठीक है। नेतृत्व में क्या कर देता दोस्त? युद्ध कर दिया था। ठीक है। जब इसने इसके नेतृत्व में युद्ध कर दिया तो यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, जिसके साथ सहयोग किसने दिया था? तो मेधांता प्रकाश। और मेधांता प्रकाश कहाँ का राजा था? हिमाचल का, यानी कि एचपी का। एचपी उस समय सिरमौर बोलते थे उस समय। ठीक है। और दूसरी बात हो जाएगी, यहाँ पे कौन हुआ करता था? मेधांता प्रकाश हुआ करता था, और आपके बाज बहादुर चंद, जिसके समय गोंड भूमि जो है वो दान में दी गई थी। बताएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि गोंड भूमि किसके लिए दी जाती है? तो मंदिरों के दान देने के लिए बाज बहादुर चंद के समय पर, ये कतिया दीवार वगैरह सारे इसी के समय पर बता, सारा पढ़ा रखा मैंने आप लोगों को। ठीक है। तो बाज बहादुर चंद कहां थे? कुमाऊं का चंद्रवंश का शासक हुआ करता था। ठीक है दोस्त। कुमाऊं का चंद्रवंश का शासक जो है वो बाज बहादुर चंद हुआ। ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा रखा है। ठीक है। इसके समय जो होता है वो मुगल राजा जो हुआ करता था सुलेमान सिको, यानी कि सुलेमान सिको ने कितने आदमियों के साथ शरण ली थी? तो 17 आदमियों के साथ जो है वो शरण ली थी। अब भागा से ज्यादा राजा प्रकार का बोले जाते थे, किसके समय ली थी? पृथ्वीपति शाह के यहाँ उसने शरण ली थी। क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा राजा है जिसने पृथ्वीपति शाह के समय जो है वो शरण ली थी 17 आदमियों के साथ? तो कौन होगा? सुलेमान सिको। किसका पुत्र था ये सुलेमान सिको? पुत्र किसका था ये? तो द्वारा सिको का पुत्र।
द्वारा सिको, सिको। और द्वारा सिको को छोटा अकबर भी कहा जाता है, यानी कि छोटा अकबर, अकबर भी कहा जाता है दोस्त इसको, ठीक है, द्वारा सिको को। ठीक है, जितना कुछ पढ़ा रहा हूं यहां से आराम से पढ़ना, ठीक है। अब जब इसने शरण ली थी तो पहले इसके लिए जय सिंह को भेजा था, जय सिंह, जय सिंह को भेजा था। किसने भेजा था ये? यहाँ पे कौन बैठ गया था? शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब। और औरंगजेब ने पहले जय सिंह को भेजा था, फिर इसके पुत्र जय सिंह के पुत्र आपके राम सिंह को भेजा था, राम सिंह, राम सिंह को भेजा था। ठीक है दोस्त, राम सिंह को भेजा, सब कुछ पढ़ा रखा है यार मैंने, ठीक है। जब राम सिंह को भेजा था तो इसने क्या किया था, इसका एक पुत्र हुआ करता था। जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, कौन, औरंगजेब और आपका जैसे आपस में जो है वो टॉकिंग कर रहे थे, आपस में कहीं अंदर बैठ के जो है बातें कर रहे थे, तब तक जय सिंह और राम सिंह आया। उसने क्या किया था कि इसका एक पुत्र हुआ करता मेदिनी शाह, मेदिनी, मेदिनी शाह, ठीक है। और मेदिनी शाह से इसकी पहले से कोई दोस्ती रहा होगी, तो मेदिनी शाह ने इसने क्या किया, इसको औरंगजेब के दरबार में जो है वो पकड़ के ले गया। अब जैसे ही इसने औरंगजेब के दरबार में पकड़ के ले गया दोस्त, तो औरंगजेब के दरबार में पकड़ने का मतलब होता है कि फिर मेदिनी शाह को गुस्सा लगा कि मेरे पुत्र ने ऐसा कौन सा काम कर दिया मेरे बिना कि जो इसको जो है वो मेदिनी शाह के दरबार में पहुंचा दिया, ठीक है। तो हो गया, पहुंचा दिया, तो इसको जो है वो अपने देश से निकाल दिया अपने पुत्र को। और यहाँ पे फतेह शाह को, जो फतेह शाह को जो है वो राज्याभिषेक में अपना वो दे देते हैं, क्या कर देते हैं, अपनी गद्दी सौंप देते हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1662 के आसपास की बात है ये। तो 1667 में आपके 1667 में उसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, फतेह शाह की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे औरंगजेब को जो है, औरंगजेब जो है वो पत्र भेजते हैं, किसको भेजते हैं, पृथ्वी शाह को, कि आपका पुत्र जो है वो एक्सपायर हो चुका है, इस तरीके से कुछ लिख देता है। लेकिन वो कुछ उसका संज्ञान नहीं लेता है क्योंकि उसके बिना उसने काम किया था। ऐसा नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तो सब कुछ दोहरा नहीं है, तो थोड़ा दोहराया मैंने बस। वैसे वो आप ना जब वीडियो देखेंगे पिछली वाली तो उसमें सब कुछ मैंने डिटेल पढ़ा रखा है, ये थोड़ा बस मोटा मोटा रिवीजन था, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है, हमने ये इरेज कर दिया। अब लिखेंगे राजा, राजा फतेह शाह, शासनकाल 1665 से 1716 दोस्त, ठीक है। इसको गढ़वाल का क्या शिवाजी बोल सकते हैं, गढ़वाल का शिवाजी, शिवाजी कहां का, गढ़वाल, गढ़वाल शिवाजी के शिवाजी, ठीक है। ये पूरा लिख देता हूं मैं ढंग से, ठीक है। यानी कि गढ़वाल का शिवाजी दोस्त, ऐसे लिखना आप लोग भी, ठीक है, गढ़वाल का शिवाजी, ठीक है। इसकी जो उम्र बताई गई है इसमें, यानी कि उम्र ये लिख देंगे हम 33 ईयर से बताई गई है, लेकिन उम्र लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। पेपर की दृष्टि में उम्र नहीं आएगी इसकी कि उम्र कितनी थी इसकी, ठीक है। इसका क्या होता है कि राजा या गुरु गोविंद सिंह की भांति जो है, यह लिखना, ये वाला पॉइंट लिख दो कि गुरु गोविंद सिंह की भांति घोड़े पर चित्र का वर्णन मिलता है, ठीक है, मिलता है, ठीक है दोस्त। यानी कि गुरु गोविंद सिंह की भांति जो है वो घोड़े पर जो है वो चित्र का जो है वर्णन मिलता है इसका, ठीक है, राजा फतेह शाह का। तीसरी बात हो जाएगी राजा फतेह शाह में कि इसकी संरक्षिका लिखेंगे, संरक्षिका, संरक्षिका कौन होती, संरक्षिका तो कटौची, ये कांगड़ा हिमाचल की हुआ करती थी, कटौची, ठीक है, कटौची किसके अनुसार थी ये, यानी कि ये किसने बोला था कि कटौची थे, हरि कृष्ण रतुड़ी के अनुसार दोस्त, ठीक है, हरि कृष्ण रतुड़ी के अनुसार, रतुड़ी के अनुसार, ठीक है दोस्त। यानी कि हरि कृष्ण रतुड़ी ने बताया कि इसके संरक्षिका जो हुआ करती थी वो आपकी कटौची हुआ करती थी। एक व्यक्ति हुआ करते थे मतीराम, मती राम, मतीराम ने क्या बोला कि जो आपका फतेह शाह है, फतेह शाह, ये क्या है, गढ़वाल, गढ़वाल फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल लिख देंगे, ठीक है। फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल माना, ठीक है दोस्त। किसने माना था, क्वेश्चन आएगा किसके अनुसार जो है फतेह शाह को गढ़वाल का स्वर्णकाल माना गया, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे मतीराम के अनुसार। अभी इसकी जो है वो बुक से भी आएंगी, ठीक है, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है।
एक युद्ध होता है, इसके टाइम पे जो युद्ध होते थे, भगेणी का युद्ध होता है एक दोस्त, कौन सा युद्ध होता है, यानी कि भगेण का युद्ध। ठीक है दोस्त, भगेण का युद्ध। भगेण का युद्ध किस किस के बीच में होता है, तो लिखेंगे गुरु बिलास। भगेण का जो युद्ध होता है लिखेंगे यहाँ पे, वो होता है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह वर्सेस, और ये लिखेंगे और फतेह शाह के बीच में। ठीक है, ये लिखेंगे फतेह शाह के बीच में। ठीक है, यानी कि एक भगेणी का युद्ध होता है। आपको पूछ देगा पेपर में कि भगेणी का युद्ध किस किस के बीच में होता है, तो आप बोलेंगे किसके बीच में होता है, गुरु गोविंद सिंह और आपका फतेह शाह के बीच में जो होता है वो भगेणी के युद्ध का वर्णन मिलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगला पॉइंट डालेंगे यहाँ पे। अब भगेणी के युद्ध का वर्णन जो है वो कहां पे हमें मिलता है, जो भगेणी के युद्ध का वर्णन है वो कहां पे मिलता है, लिखेंगे यहाँ पे भगेणी के युद्ध का वर्णन। ठीक है, और एक बात डाल देंगे यहाँ पे, जो भगेणी के युद्ध का युद्ध मिलता है वो कब हुआ था, यानी कि 1689, ये याद रखना सन जिसमें हुआ था, 1689 में भगेणी का युद्ध होता है। ठीक है दोस्त, ऐसे डाल देंगे आपने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, अपनी आत्मकथा में क्या लिखते हैं, भगेणी के युद्ध का वर्णन करते हैं। अब विचित्र नाटक थी इनकी। ठीक है, अपनी आत्मकथा में कौन सी आत्मकथा थी इनकी, यानी कि विचित्र नाटक। विचित्र नाटक में जो है बोलेंगे, विचित्र नाटक में भगेणी के युद्ध का वर्णन करते हैं। इस यानी मैं आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखो युद्ध का क्या करते हैं, वर्णन। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है, आप बोल रहे होंगे सर जी आप आज जो है एक तरफा पढ़ा रहे हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी तक कि हम पढ़ रहे हैं, जो वो पढ़ रहे हैं हम किसको, राजा फतेह शाह को। ठीक है, ध्यान से देखना, किसको पढ़ा रहे हैं, यानी कि राजा किसको, फतेह शाह को। ठीक है, शासन काल था 1665 से लेकर के आपके 1716 तक, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। गढ़वाल का शिवाजी बोला जाता है इसको। ठीक है, पहली बात मैंने पहले भी बता रखा है ये वीडियो में। ठीक है, गढ़वाल का शिवाजी। गुरु गोविंद सिंह की भांति घोड़े पर बैठ के चित्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, संरक्षिका कौन थी, कटौची, बोलेंगे नहीं। ठीक है, फतेह शाह के संरक्षक कौन थी, कटौची थी। डायरेक्ट फैक्ट बता रहा हूँ एग्जामिनेशन। ठीक है, मतीराम ने फतेह शाह के समय गढ़वाल का स्वर्णकाल माना जाता है, मतीराम को। ठीक है, फतेह शाह के समय को स्वर्णकाल कहा था। ठीक है, भगेणी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और आपका फतेह शाह के बीच में होता है 1689 दोस्त, ये बोलना मत। ठीक है, 1689 गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक। अब एक बात आ जाएगी कि विचित्र नाटक किसकी है, तो आप क्या बोलेंगे, गुरु गोविंद सिंह की है जी नाटक है। ठीक है, और इसमें युद्ध का जो है वो वर्णन किया था। आ जाता है कि फतेह शाह ने, यानी कि फतेह शाह ने अपने पुत्री का विवाह बिलासपुर के राजा भीमचंद के पुत्र से किया था। यानी कि फतेह शाह ने अपनी पुत्री का विवाह, ठीक है, वैसे तो आएगा नहीं पेपर में पर फिर देख लो, विवाह जो है वो आपके बिलासपुर के राजा भीमचंद के पुत्र से की। ठीक है, भीमचंद्र के जो है वो पुत्र से की। यानी कि एक बुक आती है यहाँ पे मोरिशस ऑफ देहरादून। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और डालेंगे, एक बुक आती है मोरिशस ऑफ देहरादून। ये मोरिशस लेखक कौन है, GRC विलियम। ठीक है, यानी कि GRC विलियम हुआ करते हैं। ठीक है, इस बुक के लेखक कौन हुआ करते थे, बोलेंगे सर जी GRC विलियम हुआ करते थे। ठीक है, और इसमें लिखा गया है कि फतेह शाह ने जो है वो सहारनपुर में युद्ध किया था। इस बुक में क्या लिखा हुआ था कि जो आपके फतेह शाह ने, इससे वर्णन मिलता है, फतेह शाह ने
ने सहारनपुर में क्या किया था, युद्ध किया था। युद्ध की जानकारी मिलती है। और यहाँ पे फतेहपुर नगर बसाया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया था, फतेहपुर क्या बसाया था दोस्त, नगर, ठीक है। फतेहपुर नामक नगर बसाया, ठीक है दोस्त। तो फतेहपति शाह जो है वो गढ़वाल का अकबर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब यानी कि फतेह शाह को जो है वो आपका गढ़वाल का क्या बोलते हैं, अकबर, ठीक है दोस्त। गढ़वाल का अकबर क्यों बोला जाता है इसको गढ़वाल का अकबर, इसलिए बोला जाता है इसको गढ़वाल का अकबर। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के बात सुनी होगी आपने, वहां पे नवरत्न मिलते थे आपके, ठीक है। या फिर अकबर की बात सुनी होगी, वहां पे भी नवरत्न मिलते थे आपको। तो यहाँ पे भी इसके दरबार में जो है वो नवरत्न मिलते हैं। अब दोस्त नवरत्न का मतलब ये समझना, आप लोगों को मैंने बता भी रखा है वीडियो में, जो पढ़ रहा होगा मेरे से। वहां पे मैंने दो बताई थी, इधर अकबर के लिखे थे मैंने, इधर आपके फतेह शाह के लिखे थे। तो फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यानी कि श्री खेतराम धसमाना, पहला हो जाएगा श्री खेतराम धसमाना। आप चाहो तो लिख देना दूसरा सुरेंद्र नाथ भरद्वाज हो जाएगा, यानी कि सुरेंद्र नाथ भरद्वाज हो जाएगा आपका। और हरिदत्त नौटियाल, ठीक है दोस्त, हरिदत्त नौटियाल। रुद्रदत्त की मोटी, ठीक है, रुद्रदत्त की मोटी हो जाएगा। डंगवाल शशिधर डंगवाल, बसानंद भड़तवाल, छह हो जाएगा आपका, बसानंद भड़तवाल, ठीक है दोस्त, बसानंद भड़तवाल हो जाएगा। सातवां हो जाएगा सहदेव चंदोला, ठीक है दोस्त, सहदेव चंदोला हो जाएगा। आठवां हो जाएगा आपका सहदेव चंदोला के बाद आ जाएगा हरिदत्त भड़तवाल, हरिदत्त थपलियाल, ठीक है, थपलियाल हो जाएगा, यानी कि हरिदत्त कौन हो जाएगा, थपलियाल ये, ठीक है। और आपका लास्ट नौवां हो जाएगा आपका कृति, ये तो नौवां आप बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना आप, ये आपके लिए छोड़ रखा मैंने, क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा बता दिया, हिंट दे दिया। तो ये जो है इनके जो है वो नवरत्न हुआ करते थे, इनके दरबार में कौन कौन हुआ करते थे वो मैं आप लोगों को एक बार दोहरा देता हूँ यहीं पे, ठीक है। यानी कि फतेह शाह के जो है आपके नवरत्न हुआ करते थे दोस्त। श्री खेतराम धसमाना हुआ करते थे, सुरेंद्र नाथ भरतवाल हुआ करते थे, ठीक है, हरिदत्त नौटियाल हुआ करते थे आपके, रुद्रदत्त की मोटी हुआ करते थे आपके, शशिधर डंगवाल हुआ करते थे, ठीक है, बसवानंद डबराल क्या होगा, भरतवाल, ठीक है। और आपका सहदेव चंदोला हुआ करते थे, हरिदत्त थपलियाल हुआ करते थे दोस्त। नौवां जो है वो आप बता देना, मैं जान लूंगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक बात और आ जाएगी, बोलेंगे कि फतेह शाह जो है, जो आपका फतेह शाह है वो समुद्रगुप्त की भांति जो है अभिलेख लिखा है। यानी कि फतेह शाह जो है, शाह ने समुद्रगुप्त की भांति क्या लिखाए थे, लेख लिखवाए, ठीक है, अभिलेख लिखवाए थे, ठीक है, अभिलेख लिखवाए थे, ठीक है। यानी कि समुद्रगुप्त की भांति जो है वो क्या लिखा है, इसने अभिलेख लिखवाया था, ठीक है। और फतेह शाह ने जब समुद्रगुप्त की भांति जो है वो अभिलेख, फतेह शाह ने क्या किया कि जब गुरु गोविंद सिंह के साथ जो है वो भगेड़ी का युद्ध तो हो गया था, ये आप लोगों के बीच में यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ठीक है। और इसने बाद में जो है वो आपके गुरु गोविंद सिंह को बुलाया, और बुलाने के बाद जो है देहरादून में जो है वो कुछ भूमि जो है इनको गुरुद्वारे के लिए है जो है वो दान में दे दी थी, ठीक है, फतेहपति शाह ने। यानी कि गुरु गोविंद सिंह को अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे, गुरुद्वारा के लिए क्या देती थी, भूमि दान दे दी थी दोस्त, ठीक है। यानी कि भूमि दान दे दी थी। तो भूमि दान जो दे दी थी वो आपका खुड़बुड़ा दे दिया था, पहली बात, यानी कि खुड़बुड़ा का कुछ पार देने को, खुड़बुड़ा। अब मुझे ये बताएंगे कि खुड़बुड़ा में किस किस का युद्ध हुआ था, ठीक है। मैं मान जाऊंगा आप लोगों को जो खुड़बुड़ा में जो किसका युद्ध हुआ था कमेंट बॉक्स में बताना। और खुड़बुड़ा के युद्ध में जो है वो कौन वीर गति पाया, राजपुर, खुड़बुड़ा, राजपुर और आपका चम्पासी, ये तीन जगह जो है इसने दान में दी थी।
अब इसका फतेह शाह का पुत्र कौन हुआ करता था, बोलेंगे सर जी प्रदीप शाह। प्रदीप शाह। अब प्रदीप शाह ने भी जो है कुछ भूमि जो है वो दान में दे दी थी, यानी कि कुछ जगह जगह जो है वो क्या कर दी थी, इनको दान दे दी थी, दान। ठीक है, इन्होंने भी कुछ जो है वो दान में दे दिया था। तो इन्होंने क्या क्या चीजें जो है वो दान में दी थी, बोलेंगे था आपका छायावाला पंडितवाड़ी, लिखेंगे यहाँ पे छायावाला, छायावाला पंडित वाड़ी दे दिया था इन्होंने। अब भोजन वाला, ठीक है, भोजन वाला दे दिया था इन्होंने। ठीक है, ये जो है दोस्त इन्होंने क्या कर दी थी, दान देती थी। या फिर आपका घट वाला बोल देती है, ठीक है, घट वाला। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये मंदिर के लिए जो है इन्होंने जो है वो भूमि दान में दे दी थी। ठीक है, अब बात आ जाती है कि फतेहपति शाह के जो है जो फतेहपति शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो या फिर आप ये बोल सकते हैं आपकी फतेहपति शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ करता था, बोलेंगे उपेंद्र शाह हुआ करता था। ठीक है, फतेहपति शाह के उत्तराधिकारी यहीं पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, फतेह शाह के उत्तराधिकारी यानी कि फतेह शाह के कौन दोस्त, उत्तराधिकारी। ठीक है, इसके उत्तराधिकारी कौन हुआ करते थे, बोलेंगे दोस्त जो इसके उत्तराधिकारी वो उपेंद्र शाह, उपेंद्र शाह। और पंवार वंश का पहला शासक या परमार वंश का पहला शासक जिसका शासनकाल सबसे कम रहा होगा वो आपका उपेंद्र शाह हुआ करता था। ठीक है, सबसे कम शासक परमार में, यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, यानी कि लगभग 1 वर्ष माना जाता है इसका शासनकाल। ठीक है, सबसे सबसे कम शासन करने वाला परमार वंश, यानी परमार वंश का सबसे कम शासक करने वाला जो है शासक था दोस्त, ये आपका उपेंद्र शाह हुआ करता था। ठीक है, सबसे कम माना जाता था और माना जाता है कि इसकी जो मृत्यु होती है वो आपकी दीपावली के दिन जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हुई थी, दीपावली के दिन, दीपावली के दिन क्या हुई थी मृत्यु। मुझे ये बताना, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मैं 2 क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के लिए यहाँ पे। ठीक है, जो बोलेगा उसको जो है मैं इनाम दे दूंगा। ठीक है, पर देख के मत बताना। ठीक है, जो दीपावली है, दीपावली इसको जो है शोक के रूप में कौन मनाता है, शोक के रूप में। ठीक है, दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, नंबर 1। ठीक है, दीपावली के दिन भैला नृत्य कौन करता है, भैला नृत्य, भैला नृत्य। ठीक है, नृत्य। ये 2 क्वेश्चन बताना, कौन सी जनजाति जो है वो शोक के रूप में मनाती है, कौन सी जनजाति है दीपावली के दिन जो है वो भैला नृत्य करती है। बस आप कमेंट बॉक्स में छाप देना। ठीक है, यहां से पता लगता है कि आप कितना डीप पढ़ रहे होंगे और कितना इसी में अटके तो नहीं है, कुछ और भी पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, वो चीज आप जो है कमेंट बॉक्स में बता देना। दीपावली से मुझे याद आया यहाँ पे। ठीक है, अब जो है कुछ इसके लिख देते हैं यहाँ पे, इसके दरबारी कवि राय थे। ठीक है, फतेहपति शाह के दरबारी कवि। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये सर जी ये लाइन कहाँ जा रही है, लाइन ऐसा नहीं है, आप बस अच्छे से आप खुद से बनाने की कोशिश करो। ठीक है, यहां से नोट्स जब बनेंगे आप जो है सुंदर सुंदर नोट्सों में खुद बनाएंगे अपने नोट्स। ठीक है, ऐसे ही बनाना पॉइंट टू पॉइंट, अगर आप याद करेंगे ना दोस्तों तो कुछ नहीं है, कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है आपको लोगों का। ठीक है, अब जो है इसका दरबारी कवि की बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, इनको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, इधर से कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 9 आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना, 9वां आप लोग जो जरूर बता देना यहाँ पे। ठीक है, अच्छा वैसे कीर्तिराम कंठोला है पर मैंने नहीं बता दिया, पर आप कमेंट बॉक्स में तब भी लिख देना। ठीक है, अच्छा लिखेंगे फतेह शाह के दरबारी कवि। ठीक है, फतेह शाह के दरबारी कवि। ठीक है दोस्त, फतेह शाह के दरबारी कवि। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, मैं चाहे आप लोगों को फतेह शाह पूछूं, मैं चाहे उससे पहले पृथ्वीपति शाह पूछूं, उससे पहले मैं आपको महपति शाह पूछूं, उससे पहले मैं आप लोगों को श्याम शाह पूछूं, उसके पहले मैं आपको मैं मान शाह पूछूं, उससे पहले मैं आपको सहजपाल पूछूं, उसके बाद आप लोगों को जो है वो राजा अजयपाल पूछूं, उससे पहले आपको कनकपाल के बारे में पूछूं, उससे पहले सोनपाल के बारे में पूछूं, भिलन घाटियों के बारे में पूछूं, कुछ भी पूछूं, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे ना तो आप विद इन सेकंड के अंदर जो है आंसर बता देंगे। ठीक है, सिलेक्शन भी तभी होगा आप लोगों का जब आप जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे। मेहनत करो, अच्छे से करो। ठीक है, फतेह शाह के दरबारी कवि। ठीक है, पहला जो हुआ करता था इसका दरबारी कवि। अब
ये एक बात ध्यान रखना है, जो दरबारी कवि है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्षेमराज हुआ करता था, जटाधर, यानी कि भूलना मत, मैं प्रयास कर रहा हूं, क्षेमराज एक, ठीक है। दूसरा हुआ करता था आपका जटाधरी, जटाधारी, ठीक है। यानी कि क्षेमराज हुआ करता था, जटाधारी हुआ करता था, ठीक है। तीसरा हुआ करता था आपका मतीराम हुआ करता था, यानी कि मती राम, ठीक है। ये इसके दरबारी कवि हुआ करते थे। अब एक बात आ जाता है, वो एक आ जाता है कर्ण ग्रंथ के रचयिता, यानी कि कर्ण ग्रंथ, ठीक है, कर्ण ग्रंथ की रचयिता। बताइए जरा, कर्ण ग्रंथ के रचयिता श्री जटाशंकर, श्री जटाशंकर, या फिर जटाधर, या फिर आपका जटाधर, ठीक है। ये कर्ण ग्रंथ करते थे, यानी कि रत्न कवि। रत्न कवि का क्या था? रत्न कवि का एक था आपका हस्तलिखित ग्रंथ, जो अपने हाथ से लिखा, हस्तलिखित लिखित ग्रंथ, फतेह प्रकाश, ठीक है। ग्रंथ था फतेह प्रकाश। ध्यान से सुनना दोस्त यहां पे अब, ठीक है। यानी कि फतेह प्रकाश किसका लिखित ग्रंथ था? जो हाथ से लिखा था, वो लिखा था आपका रत्न कवि ने, ठीक है। रत्न कवि ने क्या लिखा था? यानी कि आपका जो रत्न कवि था, ठीक है, ध्यान से देखना। तो रत्न कवि ने दोस्त यहां पे आपका जो आपका फतेह प्रकाश है, फतेह प्रकाश, ठीक है। इस फतेह प्रकाश में जो है वो आपका महिप, यानी कि फतेह शाह को क्या बताया था? यानी कि फतेह शाह को क्या बताया? हिंदुओं का रक्षक नंबर 1 बताया था, हिंदुओं का रक्षक, ठीक है। दूसरा सील का सागर, सील का सागर बताया था, का उद्दंडों का दंड देने वाला, ठीक है। तीसरा उद्दंडों का दंड देने वाला, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? मेरी बात को यहां पे अच्छे से समझना कि ये सॉरी, रत्न कवि हुआ करते थे, रत्न कवि फतेह प्रकाश, ठीक है। फतेह प्रकाश किसकी? रत्न कवि के द्वारा, ये समझना आप लोग यहां पे कि रत्न कवि का एक हस्तलिखित ग्रंथ है, कौन सा? फतेह प्रकाश। और फतेह प्रकाश में इन्होंने फतेह शाह के बारे में बताया कि हिंदुओं का रक्षक माना, सील का सागर माना, या फिर दंडों का दंड देने, उदंडों का दंड देने वाला, ठीक है। अब एक और चीज आ जाती है, बोलेंगे क्या आ जाती है? एक आ जाती है आपकी कृत कौमुदी और छंद पिंगल के रचनाकार कौन है? यानी कि वृत्त कौमुदी, यहां पे लिखेंगे वृत्त कौमुदी, वृत्त ग्रंथ है ये, ठीक है, ग्रंथ है ये सारे, ग्रंथ वृत्त कौमुदी, या छंदसार, वृत्त कौमुदी या छंदसार ग्रंथ के रचयिता है, ग्रंथ के, यानी कि के रचयिता लिखो आप, रचयिता कौन है? बोलेंगे मतीराम, ठीक है, मती राम। किसकी है ये? वृत्त कौमुदी की होता है यहां पे रसराज ग्रंथ, रसराज ग्रंथ, ठीक है। रसराज ग्रंथ भी इसी का है, लेकिन ये रसराज ग्रंथ ये श्रीनगर के मंगत राम को क्या है दोस्त? समर्पित किया, ठीक है। श्रीनगर के एक ग्रंथ और है इसका, यानी कि एक ग्रंथ है रसराज, तो रसराज जो है वो श्रीनगर के मंगत राम को जो है वो समर्पित किया हुआ है, ठीक है दोस्त, याद रखना। अब एक दो पॉइंट और लिखेंगे इसमें, उसके बाद जो है ये टॉपिक यहाँ पे जो है वो कुछ पॉइंट और लिख देंगे, एक दो यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। यानी कि फतेह शाह, ठीक है, फतेह शाह ग्रंथ के संपादक कौन थे? डॉक्टर सुरवीर सिंह, डॉक्टर सुरवीर सिंह। एक बात, फतेह शाह यशो वर्णनम, ठीक है, यशो वर्णनम, ठीक है, यशो है ये, ठीक है, यशो वर्णनम पुस्तक के रचयिता कौन है? बोलेंगे जो फतेह शाह
ये वर्णनम पुस्तक के रचयिता है वो आपके रामचंद्र है। ठीक है, कौन है आपके रामचंद्र। ठीक है दोस्त, रामचंद्र है। ठीक है, तो इतना आप लोग जो है वो अच्छे से जो है ध्यान रखना। ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इतने में। ठीक है, आराम से पढ़ा रखा है। जैसे फतेह शाह ने अपने पुत्र का विवाह जो है वो बिलासपुर के राजा से करवाया। ठीक है, मॉरिशस ऑफ देहरादून के लेखक GRC विलियम थे। इसमें फतेह शाह के बारे में सहारनपुर में बताया गया है। सहारनपुर में फतेह शाह की नगर गया। फतेह शाह ने अपने समुद्रगुप्त की भांति जो है वो अभी लेख लिखवाए थे और गुरु गोविंद सिंह की भूमिदान दी थी। खोड़बड़ा दे दिया था आपका, ये जरूर याद रखना। ठीक है, खोड़बड़ा हो गया था आपका, खोड़बड़ा हो गया, राजपुर हो गया आपका, चौमास हो गया। ठीक है, दूसरा इसके पुत्र हुआ करते थे प्रदीप शाह, जो हम पढ़ने वाले हैं प्रदीप शाह, ललित शाह, फिर जयकृत शाह, फिर आपका प्रदुमन शाह, फिर आपका सुरदर्शन शाह, ऐसे में खत्म करेंगे। ठीक है, और फिर मानेंद्र शाह वगैरह वगैरह ये सारे आ जाएंगे। फिर पंडितवाड़ी और भुजन वाला दिया था इसने, और आपका भट्ट वाला दिया था। ठीक है दोस्त, फतेह शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ करता था, बोलेंगे उपेंद्र शाह। और उपेंद्र शाह सबसे कम शासक करने वाला था, लगभग 1 ईयर से इसने शासक किया था। ठीक है, और इसके बाद दिलीप शाह जो है वो आपके लगभग जो है गद्दी पे बैठ जाते हैं। ठीक है, दिलीप। ठीक है, उसके बाद जो है इसके ये मत भूलना। ठीक है, दरबारी क्षेमराज, ठीक है, जटाधारी और आपका मतीराम, ये बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं पेपर में। ठीक है, पूछ देता है। और इसके कर्ण ग्रंथ की रचयिता, ठीक है, श्री जयशंकर या फिर जटाधर। ठीक है, ठीक है, रत्न कवि का एक हस्तलिखित ग्रंथ है। ठीक है, रत्न कवि हुआ करते थे, उनका एक हस्तलिखित ग्रंथ है आपका, फतेह प्रकाश है। किसका है, तो रत्न कवि का है। ठीक है दोस्त, रत्न कवि ने जो है फतेह प्रकाश के जो है फतेह शाह के बारे में बताया, हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर और उदंडों का दंड देने वाला। ठीक है, और वे एक वृत्त कौमुदियाता है, क्षयवाद। ठीक है, और इसके रचयिता थे आपके मतीराम। ठीक है दोस्त, और यहाँ पे आपका एक ग्रंथ आता है, ठीक है, रसराज ग्रंथ होता है, श्रीनगर में आपके मंगतराम के बारे में जो है इसको क्या कर दिया था, समर्पित कर दिया गया था। ठीक है, भूलना मत। बाकी 2 बुक्स है आपकी ये यहाँ पे लिखी हुई है, जिस तरीके से जो है यहाँ पे आप लोग जो है चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहो तो आप लोग जो है इसको रख सकते हैं। ठीक है, बस आज तक का सेशन जो है वो यहीं पे था, और आप खूब मेहनत करो। कल जो है आप लोगों के बीच में प्रदीप शाह को पढ़ाया जाएगा, ऐसे ही धीरे धीरे खत्म करेंगे। ठीक है, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, और 2026 में खूब सारी वैकेंसी वाले, खूब मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, तो ये आपकी सेशन है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।